अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अर्थ द लिविंग प्लैनेट। द अर्थ इज कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विथ लाइफ ऑन इट। लाइफ हियर मेक्स अर्थ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक हम लोग का अर्थ ही है जहाँ पर की लाइफ है। द अर्थ enjoys a number of advantages over the other planets like right temperature, presence of water and atmosphere, because of which life is evolved here. The most important factors making life possible on the earth are right distance from the sun, presence of water, presence of atmosphere, presence of solid crust. यानी कि इन चार चीज़ों के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सका है। ये चार चीज़ें कौन है कि सन से सबसे पहले राइट डिस्टेंस, दूसरा जल की उपलब्धता, प्रेजेंस ऑफ वाटर, तीसरा प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर का होना। तो आइए अब इन चारों को अलग अलग देखते हैं। तो राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज जस्ट राइट टू मेंटेन द मॉडरेट टेम्परेचर हेयर। द अर्थ सिचुएटेड एट एन एवरेज डिस्टेंस अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन डज नॉट सफर फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एज डू मर्क्यूरी एंड वीनस। मतलब पृथ्वी का यानी कि अर्थ का एक अच्छे डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने के कारण सन से ना ही इसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है और ना ही इसे कम टेम्परेचर मिलता है। इसे एक लाइफ को प्रेजेंट मतलब जीवन की उपलब्धता के लिए जितना उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए उतना इसे मिलता है, जो कि है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स sunlight side is about 17 degrees Celsius. In contrast, the day temperatures at Mercury are as high 400 degrees Celsius. Such high temperatures are enough to melt most of the metals. Mars, which is not very close to the sun, also suffers from extreme temperatures ranging between 20 to minus 140 degrees Celsius. तो जैसा कि हम लोग का मर्क्यूरी और मार्स का पोजीशन है, मर्क्यूरी के पास यदि अर्थ होता तो हम लोग को टेम्परेचर ज़्यादा मिलता और यदि मार्स के पास होता तो काफ़ी कम मिलता, जैसा कि टेम्परेचर रेंज यहाँ दिया गया है। एंड इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सन कीप्स द आउटर प्लैनेट्स टू कोल्ड। यानी कि जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे टेम्परेचर घटता जाएगा और वहाँ काफ़ी ठंड होगी। द टेम्परेचर एट जुपिटर इवन दो इट जनरेट्स हीट नेवर राइजेस अबव माइनस 150 डिग्री सेल्सियस इवन एट अ डे। Even a minor variation in the distance of the earth from the sun would have made the earth either too cold or too hot a planet, thus precluding life here. इसका मतलब यदि छोटा सा भी डिस्टेंस, थोड़ा सा भी अर्थ अपने प्रेजेंट पोजीशन से या तो आगे या तो पीछे होता तो क्या होता, यहाँ पे जीवन का होना असंभव हो जाता। मतलब had the earth been closer the sun, the temperature here would have been too high. All water from the earth's surface would have evaporated and life would not have been possible. On the other hand, a greater distance from the sun would have made it too cold for life. इसका मतलब यही कि यदि नज़दीक होता तो टेम्परेचर ज़्यादा होता, जितना भी यहाँ पे पानी है सारा इवेपोरेट हो जाता, और यदि दूर होता तो टेम्परेचर काफ़ी ठंड होता तो लाइफ के लिए वो फेवरेबल नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ वाटर Abundance of water is also a unique feature of the earth. Water covers about 71% of the surface of the earth. The water occurs not only in the oceans and seas but also on the continents. While the oceans and seas contain waters mostly in the liquid state, it occurs in both the liquid and solid states on the continents. Water in the liquid state on the continents occur in water bodies like river and lakes, while in solid state it occurs in the form of snow and ice. The vast polar ice sheets on the continents contain a very large amount of water in the frozen or solid state. मतलब पानी जो हम लोग का उपस्थित है वो या तो सॉलिड के फॉर्म में है या तो लिक्विड के फॉर्म में है या तो वेपर के फॉर्म में है। सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं ओशंस में या फिर पोलर एरियाज में, और वेपर के फॉर्म में हम लोग का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि हम लोग जानते हैं। द वास्ट पोलर आइस शीट्स, हाँ ठीक है, बिसाइड्स द वाटर इन द ओशंस एंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स इट ऑल्सो ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ water vapor in the atmosphere, ठीक है। Thus water is present in the Earth's environment in all the three states. Due to abundance of water here, the Earth is often called a watery or blue planet.
मतलब इतनी अधिक मात्रा में पानी की उपस्थिति के कारण इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। द रियल्म ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। Water is essential to support life in various forms. In fact, it is believed that the earliest forms of life on the earth evolved in the oceans. Besides being a prerequisite for life on earth, water also helps in keeping the atmosphere of the earth moderate. यानी कि ऐसा माना जाता है कि जीवन का जो विकास हुआ था, यानी कि जीवन जहाँ से पनपना शुरू किया था वो कहाँ से, पानी से ही, यानी कि ओशन से ही। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मेकिंग इट्स इन्वायरमेंट suitable for living organisms. Although a number of other planets also have atmosphere around them, they cannot sustain life because the composition of their atmosphere is not suitable for living beings. Therefore, it is the peculiar composition of the Earth's atmosphere that makes Earth a living planet. यानी कि अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है यही जीवन को यहाँ पे पनपने के योग्य बनाता है, क्योंकि यदि यहाँ का एटमॉस्फेयर जीवन के फेवरेबल नहीं होता, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उसके फेवरेबल नहीं होता, तो यहाँ पे जीवन नहीं पनपता। तो एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर मेकिंग लाइफ पॉसिबल आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन एलिमेंट हैं जो कि लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, all organisms need it for respiration. Nitrogen helps in keeping the atmosphere cool, and it is also one of the most important nutrients needed by plants. Carbon dioxide is also necessary for plant life on the earth. Presence of all these elements in the earth's atmosphere has made evolution of life possible here. यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ही जीवन के विकास के लिए मेन कंस्टिट्यूएंट्स बोले या फिर मेन चीज़ बोले हम लोग मान सकते हैं, और ऐसा हम लोग देखते भी हैं कि ये तीन यदि नहीं होंगे तो फिर जीवन का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ, कीपिंग टेम्परेचर वेरिएशंस बिटवीन डे एंड नाइट विद इन a tolerable range. It also absorbs the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. The atmosphere of the earth absorbs the terrestrial radiation emitted by the earth during the day and thus keeps the earth warm during sunlight. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन से आने वाला रेडिएशन जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल है वो हम लोग का एटमॉस्फेयर के कारण ही हम लोग तक नहीं पहुंचता है और उस रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से हम लोग बचते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग का एटमॉस्फेयर ही है जो कि रात में भी सन के एब्सेंस में हम लोग का अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर हम लोग का लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो टेम्परेचर मेंटेन करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जो भी अर्थ का सरफेस से हीट रेडिएट होता है वो दोबारा एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होता है अर्थ पे, जिसके कारण रात में भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सॉलिड क्रस्ट, यानी कि लिथोस्फीयर का होना। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अर्थ इज ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इट हैज़ अ सॉलिड क्रस्ट वेदरिंग ऑफ द rocks forming the surface of the earth provides soil layer which is essential for supporting plant life. Soil provides not only anchorage to plants but also various nutrients necessary for their growth. Plants in turn support all forms of animals life directly and indirectly. The layer of rocks on the surface of the earth is called lithosphere. The lithosphere is the source of all minerals. The minerals are very important for supporting the modern human civilization. तो चौथा है हम लोग का लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के कारण ही यहाँ पर पेड़ पौधे सब जीवित हैं और उसमें जो मिनरल्स उपस्थित हैं उसी के कारण अभी तक हम लोग जीवित हैं। It has been seen that life on the earth is sustained by the peculiar environmental conditions found here. The physical environment of the earth is made up of three important realms: the atmosphere, hydrosphere and lithosphere.
However, none of these three realms can sustain life in isolation. मतलब तीन इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र हैं या एरिया हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, इन तीनों के प्रेजेंस के कारण ही लाइफ पॉसिबल है। यदि इन तीनों में से कोई एक यदि प्रेजेंट होता और बाकी दो अब्सेंस, तो फिर या बाकी दोनों अब्सेंट होते तो लाइफ पॉसिबल नहीं था। इसका कॉम्बिनेशन ही लाइफ को पॉसिबल बनाता है। These three realms meet in an ego zone called biosphere. ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। All life on Earth is confined to biosphere where all physical requirements of life, that is minerals, air and water, are available. Biosphere makes Earth a unique planet in the solar system. बायोस्फीयर ही है जिसके कारण अर्थ को सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट बोला जाता है। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ नीड एनर्जी टू लिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फीयर इज द सन। एक सन ही है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे बायोस्फीयर के लिए। द सन रेडिएट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट रेज। द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज द thermonuclear reaction taking place in the sun. However, of total energy radiated from the sun, the earth receives less than 2 billionth part of the total. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन में कंटिन्यूअस फ्यूज़न रिएक्शन होता है, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हीलियम एटम बनाते हैं, और इसके कारण जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी रिलीज होता है। उसी के कारण सन अभी तक हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और जितना सन एनर्जी जनरेट करता है उसका 2 बिलियंथ पार्ट से भी कम अर्थ रिसीव करता है। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव्स अबाउट 2g कैलोरी ऑफ एनर्जी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 2 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट अर्थ रिसीव करता है। और ऐसे यदि वाट में देखें तो वो 240 वाट पर मीटर स्क्वायर अर्थ हम लोग का रिसीव करता है एनर्जी। द प्लांट्स टेक द एनर्जी ऑफ द सन टू सिंथेसाइज फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कैन thus meet their energy requirements themselves. Therefore, they are called primary producers और ऑटोट्रॉफ्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, और इसलिए उन लोगों को ऑटोट्रॉफ्स हम लोग बोलते हैं प्लांट्स को। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन द अदर हैंड have to depend upon either plants or other animals for their energy supply. They are therefore called consumers or heterotrophs. The animals which consume plants material to meet their energy requirements are called primary consumers or herbivores. The animals consuming herbivorous animals to obtain energy are called secondary consumers or carnivores. In the biosphere, energy is transferred from one organism to other in the form of food. तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रोड्यूसर क्या हो गया? प्लांट, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब प्लांट पे जो डिपेंड करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, अब प्लांट पे डिपेंड करने वाले पे जो डिपेंड करते हैं वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह से हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर हम लोग के कार्निवोर्स हो जाएंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू फूड चेन। फूड चेन्स आर दस मीन्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर। फूड चेन किसको बोलते हैं? फूड चेन मतलब एनर्जी का फ्लो। सन से एनर्जी ले गए हैं प्लांट्स, फिर प्लांट को जो अपना भोजन बनाते हैं उनको प्लांट से एनर्जी मिल रहा है, फिर प्लांट को जो अपना भोजन बना गए उनको जो अपना भोजन बना गए उनको वहाँ से एनर्जी मिल रहा है। तो इस तरह से एक चेन बनता है, इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। थ्रू दीज लिंकेज द एनर्जी सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज पास्ड ऑन टू द हर्बीवोर्स विच इन टर्न दे पास इट ऑन to the carnivores. Upon their death, carnivores become food for decomposers. मतलब इस तरह से जो प्लांट्स हैं उससे एनर्जी पास होता है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स के बाद फिर कार्निवोर्स में, और जब कार्निवोर्स की डेथ होती है तो डिकम्पोजर के वो भोजन बन जाते हैं, यानी कि डिकम्पोजर में वो एनर्जी पास होती है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर का बेसिस है कि इसी के थ्रू बायोस्फीयर हम लोग का रन करता है। बायोस्फीयर इज ऑफन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। बायोस्फीयर जो है
हम लोग का छोटा छोटा यूनिट में डिवाइड किया गया है या डिवाइडेड रहता है, जिसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनिंग सिस्टम comprising of a physical environment and the organisms in which food chains and energy flows produce a typical pattern of life। यानी कि इकोसिस्टम में क्या होगा कि एनर्जी फ्लो का एक पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ रहता है और उसी पे कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो होता है और वो सिस्टम कंटिन्यू रन करते रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सवाना ग्रासलैंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल इकोसिस्टम। यानी कि साधारण और जाना माना इकोसिस्टम का कुछ उदाहरण है, जो कि है सवाना ग्रासलैंड या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।